अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है मुंबई से। कल हमने सुबह अपने कार्यक्रम में हर्ष कहा था कि हमें विक्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल बाजार में तेज उतार चढ़ाव होगा और हमने वो परिस्थिति कल बाजार में बनते हुए देखी। आज शुरुआत करते हैं। मुझे अलमाश शबी का एक शेर याद आया सुबह की घटनाओं को देखते हुए और आज दिन भर की घटनाएं और कल रात की घटनाओं को देखते हुए कि लगे जब सुबह की कश्ती किनारे शब, लगे जब सुबह की कश्ती किनारे शब, किया करती न जाने क्या इशारे शब, रात के इशारे सुबह पर भारी होंगे या नए नतीजे तारी होंगे। तो हम शुरू करते हैं उंगलियों पर दुनिया, अमेरिका से जापान तक और यूरोप से भारत तक। अमेरिका में मूडीज के डाउनग्रेड का असर धीमे धीमे अमेरिकी चिंताओं को बढ़ा रहा है। बुधवार को अमेरिका में 20 वर्षीय बॉन्ड्स की नीलामी हुई। ये मूडीज की डाउनग्रेड के बाद पहली नीलामी थी। $16 बिलियन की नीलामी बॉन्ड्स की हुई, जिस पर मांग कम रही है। और इसके बाद बाजारों में खासा दबाव और पैनिक दिखा, जैसा आपको हर्ष ने बताया कि कल डाउ जोन्स में गिरावट थी। ये पहला ऑक्शन था जिसमें यील्ड कई 5.4 के आसपास पहुंच गई, जो नवंबर 2023 के बाद सबसे अधिक है। इसके बाद फेड ने दर कटौती से इनकार कर दिया। फेड का कहना था कि मुद्रास्फीति काफ़ी जिद्दी है और इसलिए बॉन्ड बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड पर यील्ड फरवरी के बाद इस समय सबसे ऊंची है और कर्ज और साख की चिंता के कारण अमेरिकी शेयर बाजारों में दबाव दिखाई दे रहा है। डॉलर कमजोर है, डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे है, जबकि बिटकॉइन ने कल रिकॉर्ड ऊंचाई नापी है। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा जापान से आया। अमेरिका के घटनाक्रम पर हम आगे आएंगे कि अमेरिका के टैक्स बिल पर क्या हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा जापान से आया, जिसने पिछले 2 दिनों से, पिछले 48 घंटों से 3 दिनों से दुनिया के बाजारों को प्रभावित कर रखा है। जापान का व्यापार डेटा आया। अप्रैल में निर्यात केवल 2% बढ़ा, जो कि 7 महीने में सबसे कम है। इंपोर्ट में कमी हुई है। व्यापार घाटा करीब 115 एन से ज़्यादा है। अमेरिका को ऑटो और को पूरा समग्र निर्यात और खासतौर पर ऑटो निर्यात में कमी आ रही है। और ये सूचना जापान के बाजार के लिए, जापान की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, जो पहले से दबाव में है। अमेरिका और जापान संधि पर बाजार की निगाहें थीं। जापान टैरिफ हटाने पर जोर दे रहा है। अगली बातचीत वाशिंगटन में होगी। बॉन्ड बाजार में भारी उथल पुथल है। बीओजे ने जो सुपर लॉन्ग जापानी बॉन्ड है, उसको लेकर नीति में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है और उसकी बैंकों और अन्य प्रमुख ग्राहकों से बातचीत चल रही है। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने कल ब्याज दर 5.5% पर तय की। ये 2 साल का सबसे निचला स्तर है। बेहतर निर्यात के कारण ब्राजील में ट्रेड सरप्लस 1 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वर्ल्ड बैंक ने ब्राजील की जीडीपी में 2025 में 2.1% की विकास दर का आकलन दिया है। 2025 में अर्जेंटीना की विकास दर का आकलन आ गया है, 5.5% रहेगी। बैंक ऑफ कनाडा ब्याज दर में कमी कर सकता है, लेकिन कोर महंगाई चुनौती बनी हुई है। तो यह तो हुई बड़े आंकड़ों की बात जो हमारे पास सुबह तक आए हैं। अब हम चलते हैं उन खबरों की तरफ जिनका सीधा असर आज हमें बाजार पर दिखाई देगा। ट्रंप के टैक्स बिल यानी वन बिग ब्यूटीफुल बिल को हाउस में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुबह सुबह एक खबर आई है कि जो हाउस टैक्स कमेटी है उसने इसे मंजूर कर दिया है और यह मंजूरी ट्रंप के इस बिल को पारित होने की दिशा में एक बड़े बाधा में कमी का संकेत है। लेकिन बिल पारित होने के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। कांग्रेस के बजट ऑफिस का अनुमान है कि टैक्स कटौती से करीब 10 साल में $3.8 ट्रिलियन का घाटा बढ़ेगा अमेरिका के बजट में। टैक्स में कटौती के लिए खर्च में कमी नहीं हो रही है, जिससे बाजार में चिंता है। तो अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो बॉन्ड बाजार पर दबाव हमें आने वाले समय में दिखेगा और इसीलिए लंबी अवधि की बॉन्ड की यील्ड बढ़ी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, लगातार उस पर दबाव है। राइटर्स एक्सपोज के पोल में 42% लोग ट्रंप की नीतियों से सहमत हैं और 52% लोग असहमत हैं। सबसे ज़्यादा चिंता टैरिफ की है, घाटे की है और महंगाई की है। एक बड़ी चुनौती जो डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले दिनों में दिखाई देगी और जिसका असर हमें बॉन्ड बाजार पर दिखेगा, अमेरिकी बाजार पर दिखेगा, वो ये होगा कि कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क सहित 12 स्टेट्स ने ट्रंप के टैरिफ पर मुकदमा कर दिया है, जो ट्रंप ने हाल में घोषित किए थे। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत किया गया फैसला है, कानून के तहत किया गया फैसला जो उचित नहीं है। इससे उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ेगी और कारोबार पर असर होगा। कल व्हाइट हाउस में एक और नया तरीके का दृश्य दिखाई दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ट्रंप से मिले। व्हाइट हाउस में ट्रंप और रामाफोसा के बीच खुला विवाद हुआ, जो आज
पूरी अमेरिका के अखबारों की चर्चाओं में है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत की या व्हाइट्स की हत्या का आरोप लगाया और इस झगड़े में लोगों को जेलेंस्की और ट्रंप की वो बैठक याद आ गई जो व्हाइट हाउस में हुई थी। फिलहाल रामाफोसा तो एक व्यापार संधि करने गए थे अमेरिका के साथ, लेकिन इस टकराव के कारण और डोनाल्ड ट्रंप और रामाफोसा के बीच खुली बहस के कारण व्यापार संधि की संभावनाएं सीमित हो रही हैं। अमेरिका से हम यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप में स्टॉक्स 600 की कंपनियों की आय में करीब 2.3% की बढ़ोतरी आई है, जो अनुमान से बेहतर है। करीब 60% कंपनियों के नतीजे यूरोप में अनुमान से बेहतर आए हैं। यूरोप ने 2028 से ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर वैट लागू करने का फैसला किया है। इसका असर ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां अमेजन और अन्य कंपनियों पर होगा जो कि यूरोप में काम करेंगी। नागरिकता को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर पूरी दुनिया में परिस्थितियां बदल रही हैं। यूके ने भी अपना कानून सख्त किया है, अमेरिका तो कर ही रहा है। इटली नागरिकता का नया कानून लेकर आया है जिससे अब गैर इटालियन लोगों की नागरिकताएं सीमित की जाएंगी। इस बीच यूरोपीय समुदाय ने रूसी तेल टैंकरों, हथियारों और बैंकों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। एक जो खबर कल से बाजारों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है अमेरिकी बॉन्ड बाजार के बाद, वो है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कल बताया कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी में है और इसके बाद मध्य पूर्व का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका की वार्ताओं के समानांतर इजराइल ईरान पर किसी तरह का अटैक कर सकता है। आज अमेरिका और ईरान से इस खबर पर प्रतिक्रिया आएगी। खासतौर पर बाजार की निगाह इस बात पर रहेगी कि ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और अमेरिका की तरफ से क्या कहा जाता है। तेल की कीमतों में इस पर उतार चढ़ाव रहेगा। हालांकि तेल की कीमतों पर दबाव है, हम इस पर आगे बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल गोल्डन डोम स्पेस मिसाइल कार्यक्रम की घोषणा की। हमने सुबह आपको बताया था ये अमेरिका का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो कि स्पेस और स्टार वार की स्थिति तक पहुंचता है, जहां मिसाइलों के जरिए, जहां सैटेलाइट्स के जरिए मिसाइलों को हवा में ही रोकने की तैयारी की जाएगी। ये बड़ा कार्यक्रम $175 बिलियन का है। चीन ने इस पर प्रतिक्रिया की है। कल हमें लग भी रहा था कि चीन इस पर कुछ बोलेगा और चीन ने कहा है कि इसे टाल दिया जाए क्योंकि इससे हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है। इधर चीन अमेरिका के साथ व्यापार संधि पर आगे बढ़ रहा है, पर रणनीतिक तौर पर उसने WTO को सक्रिय करने की बात कही और उसका कहना है कि द्विपक्षीय संधियों से दुनिया का व्यापार नहीं चलता, बहुपक्षीय समाधान की जरूरत है, मल्टीलेटरिज्म को वापस स्थापित किया जाना चाहिए। चीन से ही हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखने की कोशिश करते हैं। भारत के लिए कल एक चिंताजनक खबर आई। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के बीच एक नया समझौता हुआ बीजिंग में। बुधवार को पाकिस्तान और अफगानी विदेश मंत्री बीजिंग में थे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति बनी है। CPC या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन का सबसे बड़ा निवेश है पाकिस्तान में। चीन ने अपनी बड़ी पूंजी इसमें लगा रखी है और अब वो अफपाक क्षेत्र में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में इसे बढ़ाना चाहता है। इसका असर भारत के लिए चिंताजनक होगा क्योंकि चीन अब बड़ा निवेश करना चाहता है बुनियादी ढांचे में इस जोन में। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के बीच कपड़े और कृषि व्यापार में समझौता हुआ है। भारत इस समझौते पर अफपाक एरिया में चीन की सक्रियता पर क्या कहेगा, क्या बोलेगा, इस पर आज हमारी निगाहें रहेंगी। आज इसकी प्रतिक्रिया आने की संभावना है और यहीं से हम कमोडिटी बाजार की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ बड़ा दिलचस्प हो रहा है। ओपेक ने मई में उत्पादन बढ़ाया। दरअसल ओपेक के मुल्क ऐसा माना जा रहा है कि अब एक नया ऑयल वार शुरू कर रहे हैं जिसमें वो कीमतें घटाकर अमेरिकी शेल के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं। ओपेक इससे पहले भी ऐसा करता रहा है और ओपेक उत्पादन बढ़ाकर अब तेल की कीमतों को नीचे लाना चाहता है। शेल की कीमत अब $70 पर बैरल से नीचे है। कल अमेरिकी तेल कंपनियों ने इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी स्तर पर रहीं तो उत्पादन सीमित होने की संभावना है। तो अब ये लड़ाई उत्पादन काटने से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाकर अमेरिका के तेल उत्पादकों के लिए नुकसान बढ़ाने की है। किस दिशा में जाएगी इसे हम करीब से देखेंगे, लेकिन ब्रेंट क्रूड पर इसीलिए दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड $65 से नीचे है। अमेरिका में सप्लाई भी बढ़ी है, ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने का असर है। हालांकि इजराइल और ईरान तनाव का असर दूसरी तरफ से ब्रेंट क्रूड पर पड़ सकता है और हमें आने वाले समय में उतार चढ़ाव दिख सकता है। अमेरिकी WTI भी करीब $62 से नीचे है। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के खतरों के बीच, डॉलर में कमजोरी के बीच सोने चांदी में फिर तेजी लौटी है और ये दोनों धातुएं फिर वापस चमकने लगी हैं। सेफ हेवन डिमांड वापस लौट रही है। बड़ा असर है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव का, अमेरिकी ट्रेजरी पर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का। चीन की मांग से कॉपर की कीमतें बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी आज भी चर्चा में रहेगी और दुनिया भर की मुद्राओं पर इसके असर दिखाई देंगे क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड बिक्री को खराब रिस्पांस मिला है। टैक्स कटौती बिल पर आगे क्या होता है हमें देखना होगा। इन दोनों की वजह से डॉलर पर दबाव रहेगा। डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे है।
क्रूड में गिरावट इधर से रुपए की कीमत को सहारा जरूर मिलेगा, लेकिन विदेशी निवेशकों के रुख पर बाजार में निगाह रहेगी। इधर डॉलर कमजोर है तो यूरो मजबूत है। जापान की भीतरी चुनौतियों के कारण येन पर हमें कुछ दबाव दिख रहा है। तो हम मुद्राओं से, बाजारों से निकलकर अब चलते हैं कुछ बड़ी ग्लोबल खबरों की तरफ, जिनका असर आप आज दुनिया में देखेंगे और बाजारों पर देखेंगे। अमेरिका में 2 रिटेल चेन्स की तरफ से 2 बड़ी खबरें कल आई। अमेरिका में मांग कम होने से रिटेल चेन टारगेट ने अपनी बिक्री का अनुमान घटा दिया है और यह महंगाई का और टैरिफ का पहला असर माना जा रहा है। वॉलमार्ट करीब 1500 कर्मचारियों को निकालने वाली है क्योंकि अपने संचालनों को चुस्त बना रही है। यह बड़ी चौंकाने वाली खबर थी कि चीन में एनवीडिया की हिस्सेदारी एक झटके में 95% से घटकर 50% रह गई है और इसलिए एनवीडिया के सीईओ ने कल एक बड़ा बयान दिया कि अमेरिका ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप निर्यात करने की नई नीति बनाई है और चीन पर उसके निर्यात को प्रतिबंध लगाया है, वो असफल साबित हुआ है। इधर हुआवे अपने चिप्स के साथ बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। बोइंग को नए ऑर्डर मिले हैं मिडिल ईस्ट से और इसके बाद बोइंग ने अपने 737 विमानों का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। एक बड़ा अधिग्रहण कल अमेरिकी बाजार में दिखाई दिया। AT&T ने $5.75 बिलियन में ल्यूमेन के कंज्यूमर फाइबर बिजनेस का अधिग्रहण किया है। इससे AT&T को करीब करीब 10 लाख नए ग्राहक मिलेंगे। नाइकी मशहूर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट ब्रांड अपने उत्पादों को महंगा करने वाला है। दिलचस्प बात है कि कंपनी 6 साल बाद एक बार फिर अमेजॉन के साथ अपने उत्पादों की बिक्री शुरू करेगी। अब हम चलते हैं भारत की खबरों की तरफ। भारत में आज काफ़ी खबरों का असर रहेगा शेयर बाजार पर। भारत और अमेरिका व्यापार संधि पर कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं। जैसा कल हमने सुबह उंगलियों में की दुनिया में बताया था कि अगले 24 घंटे भारत और अमेरिका की व्यापार संधि के लिए ज़रूरी होंगे। पहले चरण में अमेरिका IMF टैरिफ में कटौती करने को तैयार नहीं है, ऐसे संकेत मिले हैं, जबकि भारत का मानना है कि जो 26% टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें तत्काल हटा दिया जाए, तब पहले चरण की संधि होगी। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गतिरोध है। पहले चरण की संधि 8 जुलाई तक हो सकती है। 3 चरणों में संधि होने की संभावना है। पहले चरण में कुछ कृषि उत्पाद और कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को एड्रेस किया जाएगा। दूसरे चरण में करीब करीब 19 अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और तीसरे चरण में एक बड़ी डील होगी जिसको अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी दिखाई देगी। तो भारत थोड़ा सा लो की अपेक्षाओं को सीमित रखते हुए और बराबरी की संधि की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश यह है कि जुलाई की समय सीमा समाप्त होने से पहले एक न एक सहमति बना ली जाए, जिससे ऐसा न हो कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने टैरिफ्स के साथ वापस आ जाए और भारत को फिर टैरिफ की मार झेलनी पड़े। इधर EU के साथ एक अर्ली हार्वेस्ट, एक छोटी शुरुआती डील होने की संभावना है, जिसमें कि चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर कोई समझौता हो सकता है। भारत के लिए खबर खासी चुनौतीपूर्ण थी कल, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी कि क्रूड आयात पर भारत की निर्भरता रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। अप्रैल में लगभग 90% डिमांड भारत में कच्चे तेल की इंपोर्ट से पूरी हुई है, जबकि सरकार की कोशिश ये थी कि 2022 तक भारत की निर्भरता को घटाकर 70% से नीचे लाया जाए। ये खबर आने वाले दिनों में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर और तेल कंपनियों पर असर करेगी। भारतीय कंपनियों में सबसे चौंकाने वाली खबर इंडसइंड से आई। 2328 करोड़ का घाटा हुआ, तरह तरह के फ्रॉड निकले। कंपनी ने माना कि उसके सीनियर मैनेजमेंट ने अपना कामकाज ठीक ढंग से नहीं किया और उनके कामकाज पर शक है। आज बाजार में इस स्टॉक पर नजर रहेगी, उथल पुथल रहेगी। इंडिगो का मुनाफा शानदार 62% बढ़ा है, इस स्टॉक पर भी आज नजर रहेगी। लेकिन ONGC के नतीजे अच्छे नहीं आए, चौथी तिमाही में मुनाफा गिरा है। बाजार क्या प्रतिक्रिया करेगा, इसे देखना होगा। अगले 24 घंटे में दुनिया के बाजारों में क्रूड को लेकर में अस्थिरता रहने की संभावना है, क्योंकि दो विरोधी दबाव हैं। ओपेक ने उत्पादन में बढ़ोतरी की है, जबकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। सोना चांदी में तेजी वापस लौटी है। आज हम इस पर नजर रखेंगे कि सोने चांदी की प्रतिक्रिया क्या रहती है। डॉलर की कमजोरी का असर करेंसी बाजार पर रहेगा। और दूसरा, भारतीय शेयर बाजार और भारत का बॉन्ड बाजार अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से सीधे प्रभावित होते हैं। निफ्टी 50 की अर्निंग यील्ड अमेरिका के 10 साल की निफ्टी 50 की अर्निंग यील्ड और अमेरिका के 10 साल की बॉन्ड यील्ड के बीच अंतर घट रहा है। दोनों देशों की बॉन्ड यील्ड का अंतर भी कम है। इस रोशनी में शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का रुख कैसा रहेगा, इस पर निगाह रहेगी। और यह शायद यही वो वजह है कि भारतीय बाजार में हमें अस्थिरता और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया विक्स हमें संकेत दे रहा है। अमेरिकी टैक्स बिल के वोट पर दुनिया की नजरें होंगी। और इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ और भारत और अमेरिका की व्यापार संधियों पर जो चर्चा चल रही है, उस पर आज हमें नए अपडेट मिलने की संभावना है। तो उंगलियों के पर दुनिया में आज इतना ही। हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास।
तो सर ने यहाँ पर साफ तौर पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तमाम घटनाक्रम जो है वो बहुत बारीकी से समझा दिया, और ऐसे में आज का दिन जो है काफ़ी क्रूशल होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली, तो ऐसे में आज के जो यहाँ पे लेवल्स है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।